हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। वैसे तो जीएस 9 वर्ष के बाद शुरू होती, लेकिन हम आज से ही शुरू कर देते हैं। प्रत्येक दिन एक जीएस की क्लास होगी, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री पे हो या इंडियन ज्योग्राफी पे हो या फिर इंडियन पॉलिटी पे हो। तो आज की जो क्लास है वो इंडियन पॉलिटी पे है। अक्सर जो इंडियन पॉलिटी है उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, जैसे आर्टिकल याद कर रखना या फिर कोई भी तिथि याद रखना कि संविधान का, जो हमारा भारतीय संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। ये सब यदि आप एक बार वीडियो देख लोगे तो एक वीडियो में ही संविधान के निर्माण से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। संविधान का निर्माण क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी, कैसे संविधान बनता है, कौन कौन लोग संविधान में शामिल हुए, किसने संविधान का विरोध किया, कौन शामिल नहीं हुआ। ये सारे सवाल संविधान सभा की जो वीडियो है जो मैं अपलोड करूंगा, इसमें सारे सवालों का उत्तर आपको मिल जाएगा। संविधान से पहले वास्तव में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको संविधान से पहले पढ़ना जरूरी है। संविधान से पहले यदि उसको पढ़ लेते हैं तो संविधान अच्छी प्रकार से समझ में आता है। लेकिन मैं फिर भी, यदि किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की भी वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के बिना ही में ऐसा संविधान समझ में आएगा सभी लोगों की में कि आपको कहीं और से संविधान पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस पे आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बोर्ड पे आज कुछ नहीं लिखा है। मेरी जो क्लास होगी वो लेक्चर क्लास होगी। मैं आपको लेक्चर दूंगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। यदि ऐसा समझोगे कि संविधान सभा से केवल 10 पॉइंट लिख लें और संविधान सभा वाला चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने पड़ेंगे। और यदि नोट्स बनाने हैं तो मेरे लेक्चर से नोट्स बनाइए और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। जो मैं बोलूँ आप अपनी कॉपी में नोट करिए। जो अच्छी अच्छी बातें हैं, मैं बोलूँ कि संविधान सभा की पहली बैठक तब हुई, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट करिए कि पहली बैठक तब हुई। तो सबसे पहले बात आती है संविधान। किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी देश को संविधान की, और भारत को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो सभी जानते हैं लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे। तो जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। अंग्रेज भारत क्यों आए? व्यापार करने के उद्देश्य से। अंग्रेजों का व्यापार करने का उद्देश्य था भारत आना, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, वो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। मतलब जो राजा महाराजा थे उनके पास जाकर उन्हें सहायता देने लगे, उनको सैनिक सहायता देने लगे, आर्थिक सहायता देने लगे, इसके बदले राजा उन्हें भूमि देने लगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री की बात है। धीरे धीरे ये हुआ कि अंग्रेज जो है वो भारत पर अपनी शक्ति बढ़ाते चले गए, और जब अंग्रेजों की शक्ति ज्यादा ही बढ़ती चली गई तो एक समय ऐसा आया कि सभी राजा महाराजा अंग्रेजों के अधीन हो गए। अंग्रेजों की सैनिक शक्ति ताकतवर थी, अंग्रेजों के पास नौसेना थी, जबकि उस समय भारतीय राजाओं के पास नौसेना का, किसी भी राजा के पास कोई विचार ही नहीं था। तो अंग्रेज ताकतवर थे, अंग्रेज शक्तिशाली थे। जैसे वो आते हैं भारत में, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई, राजा महाराजाओं को आपस में उन्होंने लड़ाया। एक तरफ अंग्रेजों की सेना, दूसरी तरफ फ्रांसीसियों की सेना, क्योंकि यूरोप वासी आए थे,
भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। तो हम सीमित ही रखते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर है सब। तो कुल मिला के बात यह है, अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए और धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। एक समय ऐसा आ गया कि वो भारत पर अपना शासन चलाने लगे। भारत उनके अधीन हो गया, कहने का अर्थ यह है भारत उनके अधीन हो गया। भारत का शासन ब्रिटिश सत्ता के हाथ में चला गया। ब्रिटेन भारत का शासन चलाने लगा था। जब भारत अंग्रेजों का अधीन हो गया तो भारत के जो लोग थे, भारत के जो क्रांतिकारी थे, भारत के जो किसान थे, जो मजदूर वर्ग थे, सबने परिश्रम करे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, परंतु कोई भी परिश्रम सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे 1857 की क्रांति हुई परंतु असफल रही। 1857 की क्रांति के बाद एक राजनीतिक दल सामने आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। इसने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करी। आरंभ में इस पे जो नरमपंथी लोग थे, जो नरम नेता थे, उनका अधिकार था। बाद में फिर गरम विचार वाले नेता आ गए। तो धीरे धीरे इन सभी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया गया कि हमें स्वतंत्र करें। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के किसी भी वर्ग की, किसी भी राजनीतिक दल की, किसी भी क्रांतिकारी की कोई आवाज नहीं सुनी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। कांग्रेस के प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होने लगे। उधर महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। वो भारतीय राजनीति में आ गए। भारतीय राजनीति में वो सक्रिय हो गए। जब महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में आए तो महात्मा गांधी ने धीरे धीरे भारत की स्थिति देखी। भारत का जगह जगह उन्होंने भारत में घूमे, भारत की स्थिति देखी। भारत में मजदूरी, गरीबी, भारत के किसान की हालत, सब कुछ देखा उन्होंने कि भारतीयों को बुरी तरह से शोषण हो रहा था। तो उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। जैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सामान्य अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसे नमक कानून कहते हैं, नमक कानून के विरोध में चलाया था और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से। लेकिन अंत में महात्मा गांधी का जो आंदोलन था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी ने हिंसा का प्रयोग करा था। बाकी सभी आंदोलन में अहिंसा का प्रयोग करा, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा का प्रयोग करा था। महात्मा गांधी मजबूर हो गए थे हिंसा करने के लिए। कोई बात नहीं। अब इसके बाद होता क्या है, हम सीधे, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात है लेकिन ये बतानी जरूरी है तभी समझ में आएगा। तो क्या हुआ, संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी जब ब्रिटिश सरकार अपने कानूनों से भारत पर शासन कर रही थी तो भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन के अपने कानून थे और भारतीय जनता उन कानूनों से अपरिचित थी, वो नहीं जानती थी। मान लो हमारे यहाँ पे किसी चोरी के लिए 3 माह की सजा हो सकता है, ब्रिटेन में 1 वर्ष की सजा हो। तो वहाँ के जो कानून थे वो अलग कानून थे, भारतीय जनता की समझ से बाहर थे वो कानून, इसलिए भारतीय लोग परेशान थे। दूसरी बात यह है कि भारतीय लोग उनके शोषण से परेशान हो गए थे, वो आजादी चाहते थे। अब हम यहीं से शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सब कुछ। वास्तव में भारतीय संविधान का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। लेकिन आप उस संवैधानिक विकास को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आज इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राजव्यवस्था का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूं। यूपीएसआई वाली वैकेंसी में भारतीय संविधान पूछा जाता है, इसीलिए जो भी यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है वो भारतीय संविधान पर अच्छी तरह से पकड़ कर ले। तो भारतीय संविधान की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली बार हमारी लेक्चर क्लास होने वाली है, बड़े ध्यान से कहानी की तरह इसको समझें। इंडियन पॉलिटी कुछ भी नहीं है, केवल आपको कहानी की तरह समझना है कि कब क्या हुआ था। पहले इस चैप्टर में केवल आपको कहानी समझनी, स्टोरी है एक, वो स्टोरी अपने दिमाग में रखनी है। स्टोरी को दिमाग में बैठा लो तो भारतीय संविधान सभा पूरी क्लियर हो जाएगी। मेरा जो चैप्टर का नाम है वो है भारतीय संविधान सभा। आज का जो चैप्टर है
वो है संविधान सभा। भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर है संविधान सभा। भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था और चैप्टर का नाम है संविधान सभा, यानी कि चैप्टर कह लो इसको या फिर आप टॉपिक कह लो। हम आज संविधान सभा पर बात करने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। संविधान सभा किस मिशन के तहत गठित हुई थी, कितने सदस्य थे, कौन स्थायी अध्यक्ष थे, ये तो नॉर्मल सवाल है। लेकिन आपको नॉर्मल सवाल इस वीडियो को देखने पर अपने आप हल हो जाएंगे। याद करने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको इसको समझना है। सभी टॉपिक, सभी सवाल जो भी है इसके अंदर है। आपको बस ये समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं और किया हुआ था। आपको सिर्फ सोचना है थोड़ा पीछे पहुंचकर, यानी कि जब संविधान बन रहा था उस समय की हालत पे हमें थोड़ा विचार करना है। अपने आप समझ में आ जाएगा, हमें सोचना है थोड़ा कि भाई वहां पे ऐसे हुआ था। तो शुरू करते हैं संविधान सभा के बारे में। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में जानने से पहले एक बात और बता दें कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश के लिए जरूरी होना या क्यों जरूरी है? संविधान इसलिए जरूरी है, किसी भी देश के लिए या किसी भी देश का शासन चलाने के लिए कानून की आवश्यकता है। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए कानून की आवश्यकता है। इसीलिए प्रत्येक देश का अपना संविधान है। किसी देश का संविधान लिखित है, किसी देश का संविधान अलिखित है। जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है अलिखित संविधान है। प्रत्येक देश का अपना संविधान है, किसी का लिखित है, किसी का अलिखित है। तो केवल हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, हम वर्ल्ड पॉलिटी की बात नहीं करेंगे। और हमें जो बात करनी है अपने इंडिया से मतलब है ओनली। फिलहाल हमें अपने इंडिया के पॉलिटी से मतलब है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो संविधान की जरूरत होती है किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है। उस संविधान के अंदर ये लिखा होता है, या उस संविधान में किसी का लिखित है तो उसमें ये नियम होते हैं कि किस देश में शासन कैसे चलाया होगा जाएगा, कैसे सरकारों का निर्माण होगा, कैसे कानून का निर्माण होगा, कैसे राष्ट्र का प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रमुख की क्या योग्यताएं होंगी, क्या उसकी शक्ति होंगी, देश में कौन कौन से कानून होंगे, कौन कौन से नियम होंगे, ये सब बातें उस देश के संविधान में होती हैं। तो जो हमारा संविधान है वो एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का संविधान है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है हमारे देश का संविधान। तो शुरू करते हैं संविधान सभा के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यह है कि संविधान सभा। वैसे संविधान सभा के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा संविधान सभा की मांग जो की थी सबसे पहले 1895 ईस्वी में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की सबसे पहले मांग जो की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 ईस्वी में। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब कांग्रेस की मतलब स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष नवंबर या दिसंबर के महीने में अधिवेशन होता था। प्रत्येक वर्ष अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस के लोग अपनी आवाज को अंग्रेजों तक पहुंचाते थे, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे। 1895 में भी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गर्म विचार वाले लोग थे, गर्म विचार वाले व्यक्ति थे। तो सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा की मांग की 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल, जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था
तो एक स्वराज प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के मंच पर पहुंचे। 1895 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो बाल गंगाधर तिलक स्वराज प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचकर इन्होंने स्वराज प्रस्ताव को कांग्रेस से पास कराना चाहा, यानी कि पारित कराना चाहा। अब पारित कराना चाहा, ऐसा इस प्रस्ताव में क्या लिखा था, जेयू से पास कराना चाहते थे भाई। इन्होंने सबसे पहले मांग करी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज प्रस्ताव लेकर कांग्रेस के मंच पर पहुंचे। अब स्वराज प्रस्ताव क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ था, तो उसमें यह लिखा हुआ था कि भारतीयों द्वारा मिलकर एक संविधान सभा बनेगी। ये जो स्वराज प्रस्ताव था इसमें लिखा हुआ था कि भारतीयों द्वारा मिलकर एक संविधान सभा बनेगी और वह संविधान सभा भारत के लिए कानून बनाएगी। इन्होंने कहा स्वराज प्रस्ताव में कि भारतीयों द्वारा मिलकर एक संविधान सभा बनेगी और वह संविधान सभा भारत के लिए कानून बनाएगी और उस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर शासन करेगी। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका मानना था कि भारत हमारा देश है और अंग्रेज यूरोप के हैं, ये हम पर शासन कर रहे हैं, करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने कानून से नहीं। यदि देश हमारा है तो अपने देश के लिए कानून हम बनाएंगे। अंग्रेज अपने कानूनों के माध्यम से हम पर शासन नहीं कर सकते। यदि ये शासन करेंगे तो उसके लिए कानून हम बनाएंगे और उन कानूनों को बनाने के लिए ही इन्होंने इस प्रस्ताव में बात कही। स्वराज प्रस्ताव में कहा कि भारतीयों द्वारा मिलकर एक संविधान सभा बनेगी और वह संविधान सभा भारत के लिए कानून बनाएगी और उन कानूनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर शासन करेगी। ये हम पर शासन करे कोई बात नहीं, लेकिन अपने कानून से नहीं करेगी, बल्कि हम जो कानून बनाएंगे उनके माध्यम से ये शासन करे। ऐसा इनका विचार था बाल गंगाधर तिलक का, ऐसी इनकी विचारधारा थी। ये चाहते थे कि हम अपने देश के लिए स्वयं कानून बनाएं और ब्रिटिश जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश सरकार है, तब वो उस कानून के माध्यम से हमारे ऊपर शासन कर सकती है। यदि देश हमारा है तो अपने देश के लिए हम स्वयं कानून बनाएंगे। ये बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा थी। इसके बाद बहुत लोगों ने संविधान सभा की मांग की थी समय समय पर, लेकिन जो कुछ जरूरी है, इसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों द्वारा मिलकर एक संविधान सभा बनेगी या संविधान सभा का निर्माण भारतीयों द्वारा मिलकर होगा। तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारतीयों द्वारा मिलकर एक संविधान सभा बनेगी जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ये महात्मा गांधी का विचार था। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी समय समय पर संविधान सभा की मांग को उठाया, लेकिन कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया। कांग्रेस की क्या, इन सभी में किसी की आवाज को उठने नहीं दिया, सभी की मांग को ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया। आगे क्या होता है, 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी, 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। वास्तव में सवाल आता है कि भारत को एक संविधान सभा देने का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो 1934 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था भारत को एक संविधान सभा देने का विचार। तो ये जितनी भी बातें हैं ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं संविधान सभा के जुड़े हुए। ये संविधान सभा की रीढ़ है, जहां से संविधान सभा का कह सकते हैं संविधान सभा की नींव है। यहाँ से संविधान सभा बननी शुरू हो रही है, संविधान सभा के लिए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। 1934 में स्वराज पार्टी ने कहा सबसे पहले भारत को संविधान सभा देने का विचार। पूछा जाए संविधान सभा देने का विचार किसने दिया सबसे पहले,
स्वराज पार्टी ने 1934 में। कोई बात नहीं, अभी तक संविधान सभा की जो मांग थी उसको नकार दिया गया। अब क्या होता है, लगभग 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1945 तक चला। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और कब तक चला, ये चला 1945 तक। इस युद्ध के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। ऐसे भी सवाल बन सकता है, दूसरे विश्व युद्ध के समय या द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अब जो विंस्टन चर्चिल थे, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में, तो उनको चिंता होने लगी किस बात की, कि भाई पहले युद्ध में तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो उसमें महात्मा गांधी के कहने से भारतीयों ने हमारा साथ दिया और हम युद्ध को जीत गए। यदि इस दूसरे विश्व युद्ध में भी भारतीयों का साथ मिल जाए तो हम युद्ध को जीत जाएंगे। तो उन्हें चिंता होने लगी कि भारतीय हमारा साथ देंगे इस युद्ध में या फिर नहीं देंगे। इस बात को लेकर वो चिंतित थे, जो विंस्टन चर्चिल थे। तो इस चिंता को खत्म करने के लिए उन्होंने 1942 में अपने एक कैबिनेट मंत्री को, अपनी संसद के एक सदस्य को 1942 में भारत भेजा। उस कैबिनेट मंत्री या फिर संसद के सदस्य का जो नाम था वो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 में भारत आते हैं। एक प्रस्ताव को लेकर भारत आए थे, उसको हम कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव 1942 या क्रिप्स मिशन 1942 इसे कहा जाता है। ये सवाल बनता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। अब यहां से पता लग गया क्रिप्स मिशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था। विंस्टन चर्चिल की चिंताएं बढ़ी दूसरे विश्व युद्ध के समय कि भारतीयों का साथ मिलना चाहिए इस युद्ध में। भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के उद्देश्य से ही ये क्रिप्स मिशन भारत आया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटेन के एक संसद के सदस्य थे या फिर कैबिनेट मंत्री थे, ये भारत आते हैं एक प्रस्ताव को लेकर, और उस प्रस्ताव को कहते हैं क्रिप्स मिशन 1942। यह प्रस्ताव दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में महात्मा गांधी से मिले। तो महात्मा गांधी से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि ब्रिटेन में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है और हमें इस युद्ध में भारतीयों का साथ चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमने प्रथम विश्व युद्ध में तुम्हारा साथ दिया, इसके बदले में हमें क्या मिला? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, इसीलिए हम तुम्हें इस युद्ध में साथ नहीं देंगे। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि यदि तुम इस युद्ध में हमारा साथ दो और यदि हम युद्ध को जीते, तुम इस युद्ध में हमें साथ दो, हमारी सहायता करो, यानी कि भारत को ब्रिटेन के साथ, भारत को ब्रिटेन की सहायता दो, मतलब ब्रिटेन को भारतीयों द्वारा ब्रिटेन को सहायता दो, और यदि हम युद्ध को जीतते हैं तो हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने महात्मा गांधी से कहा कि हमें इस युद्ध में सहायता दो और यदि हम युद्ध जीते तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और महात्मा गांधी ने कहा कि स्टैफोर्ड क्रिप्स, तुम कह रहे हो कि यदि हम युद्ध जीते तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, और यदि तुम नहीं जीते, यदि तुम युद्ध नहीं जीते तो क्या हम आजाद नहीं होंगे? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था कि यदि हम युद्ध जीतते हैं तो मैं आजाद करेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा युद्ध नहीं जीते तो हम आजाद ही नहीं होंगे। इसीलिए महात्मा गांधी ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा यदि हम युद्ध नहीं जीते तो मेरे जो भारतीय युद्ध में शहीद होंगे, जो मेरे नौजवान युद्ध में मारे जाएंगे, उनका तो बलिदान बेकार जाएगा। तुम कह रहे हो कि युद्ध जीते तो हम तुम्हें आजाद करेंगे, नहीं जीते तो तुम हमें आजाद नहीं करोगे। इसीलिए
मैं अपने भारतीयों का बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा और मैं आपके इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करता हूं। और महात्मा गांधी ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को बुरा वाला कह दिया और उनकी कड़ी आलोचना कर दी। स्टैफोर्ड क्रिप्स से कहा उन्होंने कि हे स्टैफोर्ड क्रिप्स, तुम्हारा जो एक क्रिप्स मिशन है ये एक बाद की तिथि का या बीती हुई तिथि का चेक है। बाद की तिथि का चेक कहकर पुकारा था क्रिप्स मिशन को, बाद की तिथि का चेक। इन्होंने कहा महात्मा गांधी ने कि तुम्हारा जो क्रिप्स प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है, ये एक बीती हुई तिथि के चेक के समान है या बाद की तिथि का चेक है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक चेक की तिथि निकल जाती है और वो डिब्बे में गिरने लायक हो जाता है, इसी प्रकार तुम्हारा जो एक क्रिप्स प्रस्ताव है इसकी तिथि निकल गई है और ये अब डिब्बे में डालने के लायक है। उनकी आलोचना कर दी कि अब ये तुम्हारा जो क्रिप्स मिशन है ये एक डिब्बे में फेंकने के लायक है, तुम्हारे इसकी तिथि निकल गई है, ये बाद की तिथि का चेक है। तो क्रिप्स मिशन को किसने बाद की तिथि का चेक कहकर पुकारा था? महात्मा गांधी ने। क्या हुआ? स्टैफोर्ड क्रिप्स वापस चले गए ब्रिटेन, विंस्टन चर्चिल के पास। उन्होंने बताया जाके कि महात्मा गांधी ऐसे कह रहे हैं, वो शामिल नहीं होंगे और उन्होंने मुझे बुरा भला कह दिया, मेरी आलोचना कर दी है। कोई बात नहीं। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजर गया। 39 ये 42 में आया, 42 के बाद 43, 44 और 45 में बहुत सारी घटना हुई छोटी छोटी, लेकिन जो मेन मुद्दा वो था 1945। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव आ गए। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव आ गए। आम चुनाव का अर्थ है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के चुनाव आ गए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के चुनाव आ गए और जो विंस्टन चर्चिल थे ये भी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे और इनके विरोध में एक और उम्मीदवार थे जिनका नाम था सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। सर क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। सर क्लीमेंट एटली की जो पार्टी थी उसका नाम था लेबर पार्टी। क्लीमेंट एटली की जो पार्टी थी उसका नाम था लेबर पार्टी। तो ये भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। यानी कि जब ये प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो इन्होंने प्रचार के दौरान कहा कि यदि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तो ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश देश हैं, उपनिवेश राज्य हैं, मतलब जो ब्रिटेन के अधीन हैं, मैं उनको स्वतंत्र कर दूंगा यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो भारत भी उस समय ब्रिटेन के अधीन था। तो इन्होंने भारत के लिए कहा कि यदि मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं सबसे पहले भारत को अधीन करूंगा, मतलब भारत अधीन नहीं, सॉरी, स्वतंत्र करूंगा। यदि मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले मैं भारत को स्वतंत्र करूंगा सबको, लेकिन सबसे पहले भारत को स्वतंत्र करूंगा। चुनाव हो जाता है 1945 में और हुआ ये, जब चुनाव का परिणाम आया तो जो विंस्टन चर्चिल थे वो चुनाव हार गए।